नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर हिस्ट्री में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत महाराणा प्रताप इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के महान शासक हुए हैं, जिनका समय 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक रहा है। और इनके जीवन का प्रारंभिक जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ, इस जीवन परिचय को हम देखेंगे और साथ ही इनके विभिन्न युद्ध अभियानों की चर्चा करेंगे, उनके परिणामों की चर्चा करेंगे इतिहास के संदर्भ में। और उसके बाद में इन्होंने जो केंद्रीय सत्ता के साथ प्रतिरोध की नीति अपनाई थी उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इनके हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध रहे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को भी हम आज यहाँ पर उसका भी अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप, इनका जीवन परिचय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे और इनकी माँ का नाम जयवंताबाई था, जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ था और वहाँ ही उनके अपने पिता के साथ जंगलों और घाटियों, पहाड़ियों में रहकर इन्होंने कठोर जीवन व्यतीत किया था। और इसीलिए जो भील हैं, पहाड़ी भाग में रहने वाले भील, वो इनको प्यार से कीका कहते थे और इसीलिए महाराणा प्रताप भीलों में कीका के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जब ये 32 वर्ष के थे तब इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनके पिता ने गद्दी नहीं दी थी और इनके छोटे भाई को, जगमाल को, गद्दी पर बैठाने का वो उनकी महारानी के प्रयासों से, चहेती रानी जो भटियानी रानी थी, उसके प्रभाव में आकर उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के जो स्वामी भक्त सरदार थे, उन्होंने जगमाल को गद्दी पर बैठाने को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने जगमाल को राज्य विमुख कर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया। तो महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के साथ ही राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रारंभ हुआ, जो कि कठोर पराधीनता के गहरे, निराशपूर्ण और दुखमय दिनों में राजस्थान के साथ ही समूचे भारत तक को स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान कर स्वाधीनता की अडिग साधना का पाठ पढ़ाता रहा। इस तरह से यहाँ पर जो प्रताप को गद्दी मिली थी, मेवाड़ की गद्दी, वो कांटों की सहज प्रमाणित हुई थी। दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी। चित्तौड़ के साथ ही मेवाड़ के कई सारे क्षेत्र, मांडलगढ़, बदनौर, बागोर, जहाजपुर, रायला, ये जितने भी क्षेत्र थे मेवाड़ के आधिपत्य में जो थे, वो मुगल आधिपत्य उस पर स्थापित हो गया था। और यदि हम देखें राजस्थान की स्थिति, तो 1567 ईस्वी तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, यहाँ सभी शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसके साथ ही वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। और मेवाड़ को भी है, यदि हम देखें तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, यहाँ पर भी मुगल प्रदेशों ने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो मेवाड़ की केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमा मुगलों के प्रभाव से ही मुक्त बची थी। और ऐसी स्थिति में यदि हम महाराणा प्रताप के
साहस और योगदान को देखें तो यहाँ पर यह जो परिस्थितियाँ उसको हम समझने का प्रयास करें तो लगभग अकबर को भी अपने विस्तृत साम्राज्य में मेवाड़ के पश्चिमी अर्धभाग के छोटे से प्रदेश का स्वतंत्र अस्तित्व असहनीय हो गया था और इस तरह से प्रताप को एक शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर की शत्रुता विरासत में मिली थी। तो ये इनका जीवन परिचय है और इस प्रारंभिक जो समस्या थी उसका उन्होंने किस तरह से निवारण किया था, क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि अन्य राजपूत शासकों की भांति वो भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें और शांतिपूर्वक राज्य सुख का उपभोग करें, या तो वो इनके पास विकल्प था। और दूसरा विकल्प ये था कि स्वाधीनता के साथ अपने वंश का सम्मान बनाए रखें। महाराणा प्रताप के सामने दोनों ही विकल्प थे और वो ये जानता था कि यदि अकबर की अधीनता वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके परिणाम भी कठोर और साधनहीन जीवन होगा, लंबा युद्ध होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने वंश और अपने गौरव और मेवाड़ की मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, जिसमें वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और उसके लिए इनको संघर्ष का रास्ता अपनाया। उन्होंने सुखमय जीवन का परित्याग किया और मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा करना उन्होंने अपना पुनीत धर्म समझा। तो उसके बाद भी यदि हम देखें तो अकबर ने सीधे से उन पर आक्रमण नहीं किया था। अकबर ने प्रताप को समझाने के प्रयास किए थे और इस प्रयास में उन्होंने 4 बार दूत मंडल भेजे थे और ये 4 दूत मंडल सबसे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के 4 महीने बाद ही अकबर ने अपने विश्वसनीय दरबारी जलाल खां को प्रताप के पास भेजा था कि वह अधीनता स्वीकार कर लें। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। तो उसके बाद 1573 ईस्वी में उन्होंने मानसिंह को भेजा। मानसिंह भी जब सफल नहीं हो पाया तो उसके बाद उन्होंने भगवंत दास को 1573 ईस्वी में कुछ समय बाद ही तीसरा दूत बनाकर उनको भी भेजा, लेकिन वो भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। तो उसके पश्चात उन्होंने 1573 ईस्वी में ही कुछ समय बाद राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक राजदूत मंडल प्रताप के पास भेजा और टोडरमल भी उस मिशन में असफल रहा। तो एक तरफ प्रताप के उच्च आदर्श थे तो दूसरी तरफ अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा थी और यदि दोनों ही अपने अपने तरफ अडिग हैं तो संघर्ष होना भी निश्चित था। तो परिणाम सामने ही था कि संघर्ष होगा, युद्ध होगा और इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध इनके बीच में इसी का परिणाम है। 1576 ईस्वी में हुआ था। कुछ 18 इसकी अलग अलग डेट बताते हैं, कोई 18 जून कहते हैं, कोई 21 जून कहते हैं, लेकिन हम इस विवाद में न जाकर हम इस युद्ध और युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इस युद्ध के बारे में इतिहासकारों के क्या विचार हैं और अकबर का जहाँ तक उद्देश्य था उस उद्देश्य में वो सफल हो पाया या नहीं हो पाया और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की स्थिति क्या थी। तो यदि इस युद्ध का परिणाम देखें, इस युद्ध का परिणाम इतिहासकारों के अनुसार सैनिक दृष्टि से महाराणा प्रताप के बहुत सारे क्षेत्र मुगल दरबार के अधीन हो गए थे। पूरी तरह से प्रताप के प्रदेशों को अभी तक मुगलों ने नहीं जीता था।
और प्रताप को अपने अधीन करने की अकबर की अभिलाषा भी पूरी नहीं हुई थी। अकबर ने मानसिंह को आदेश दिया था कि वो प्रताप को बंदी बनाकर मेवाड़ को अधीन करे या उसे मेवाड़ को अधिकृत करे, लेकिन मानसिंह अपने स्वामी अकबर की इच्छा पूरी नहीं कर सका और अकबर को इस विजय की सूचना जब प्राप्त हुई तो इसके कुछ ही दिनों बाद बदायूनी ने ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है कि या अन्य इतिहासकारों ने भी ये सब बताने का प्रयास किया है कि जो राणा का प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद था अकबर के सामने पेश किया गया और यही हल्दी घाटी की उल्लेखनीय लूट और उपलब्धि थी। जून की भीषण गर्मी के कारण मुगल सैनिक बहुत थक चुके थे। राणा के भागने वाले सैनिकों का पीछा भी नहीं कर सके और एक ओर तो वह सिसोदिया योद्धाओं से भयभीत और आतंकित थे, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण उन्हें मार्ग में भी काफ़ी कष्ट उठाने पड़े थे। इसीलिए मानसिंह को शीघ्र ही गोगुंदा छोड़ना पड़ा और स्वयं अकबर भी इस युद्ध के परिणामों से संतुष्ट नहीं था। तो अकबर ने प्रताप को मृत या जीवित पकड़कर न लाने के कारण मानसिंह को बुरी तरह से फटकारा था। मानसिंह और आसफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में आने से भी रोक दिया था। तो ये सारी बात इसको सूचित करती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि केवल स्थायी धक्का उनको लगा था। वस्तुतः ये इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का रुख मुगलों के प्रति और अधिक कड़ा हो गया था और सिसोदिया राजपूतों ने सर्वशक्तिमान मुगल सम्राट से टक्कर ली थी। तो इससे राणा को अपने सैनिकों की नैतिक शक्ति पर भी विश्वास हो गया था और उसने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष जारी रखने का भी दृढ़ संकल्प कर लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पुनः अपने राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने में सक्रिय हो गए थे और फिर उन्होंने कुंभलगढ़ को केंद्र बनाकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया और साथ ही उन्होंने मानसिंह के जाते ही प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया और अकबर ने फिर राजा भगवंत दास, कुंवर मानसिंह, कुतुबुद्दीन खां इन सबको सैन्य सहित गोगुंदा की तरफ भेजकर पीछे पीछे स्वयं भी रवाना हुआ। प्रताप को शाही सेना के आगमन की सूचना मिलने में प्रताप जंगली पहाड़ियों में जा पहुंचे और अकबर के लाख प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें प्रताप का पता नहीं चला। उसके बाद इनके बीच में मुगल सेना और प्रताप के बीच में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। खोए हुए प्रदेशों को पुनः हस्तगत कर भगवान दास मेवाड़ से रवाना हुआ। प्रताप ने मुगल अधिकारियों पे धावे आरंभ कर दिए। मुगल थानेदार इन्होंने भी राणा के सैनिकों का मुकाबला किया, किंतु वह पराजित हो गया। तो इससे अकबर बहुत क्रुद्ध हुआ और फिर उन्होंने शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने का निश्चय किया और कुंभलगढ़ को उन्होंने एक बार पुनः जीत लिया था। मुगलों का 1578 ईस्वी में अधिकार हो गया था। इसके पश्चात दिवेर का युद्ध, ये भी प्रताप के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है, क्योंकि दिवेर के युद्ध में जो कि उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी और इस युद्ध के तहत 1582 ईस्वी में इन्होंने दिवेर पर भयंकर आक्रमण किया और उस समय दिवेर पर जो किलेदार था वो अकबर की सेना का सेनापति था, जिनका नाम काका सैरीमा सुल्तान खां था, जो अकबर का काका था। इस पर अमर सिंह ने भाले से वार किया था और
उसके घोड़े के शरीर को पार कराते हुए जमीन में वो भाला धंसा दिया था। सेरिमा के स्टैचू को देखकर, उसके बूथ को देखकर मुगल सेना भाग गई थी और महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए इस युद्ध को जीत लिया था। तो इसी के साथ मेवाड़ की मुक्ति का एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ और इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। दिवेर के युद्ध की विजय के बाद, दिवेर के युद्ध में विजयी प्रताप ने फिर जब कुंभलगढ़ की ओर और उसके बाद कुंभलगढ़ के किले में नियुक्त सैनिक, जो शाही सैनिक, वो भी वहाँ से किले छोड़कर भाग खड़े हुए। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर प्रताप ने अपनी सुरक्षा आदि को पूरी व्यवस्था दी, पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी। और उसके पश्चात दक्षिण की राह में पड़ने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित शाही थानों के साथ प्रताप ने जावर पर भी अधिकार कर लिया था। और मेवाड़ की इन दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों के आगे 56 क्षेत्र पर भी अधिकार करने हेतु प्रताप ने वहाँ पहुंचकर लूना राठौड़ को चावंड से निकाल दिया और उस सारे क्षेत्र पर अधिकार कर चावंड को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाया, अपने महल आदि का निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी हमें देखने को वहाँ पर मिलते हैं। कुंभलगढ़ युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप उस युद्ध में शाही सेना से हार गए थे तो रणकपुर से वहाँ से मेवाड़ की सीमा पार कर वो ईडर चले गए थे। कुंभलगढ़ युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चूलिया गांव के समीप दोलाप गांव में प्रताप के मंत्री और भामाशाह और उनके भाई ताराचंद, तो ये दोनों ही प्रताप के मंत्री थे और उन्होंने प्रताप से भेंट कर लगभग 20,000 सोने की अशर्फियाँ देकर आर्थिक मदद की। और महाराणा प्रताप ने भी उन अशर्फियों के द्वारा 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्चा निर्वाह किया। और इसी मदद के कारण भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और उसके बाद दिवेर के युद्ध में वो सारी मदद उनको मिली थी और उसके बाद महाराणा प्रताप ने लगभग बाद में भी 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग इन सबको जीत लिया था और चावंड को जो उन्होंने आपातकालीन राजधानी बनाया था और अगले कई वर्षों तक वो मेवाड़ की राजधानी भी रही थी। और दिवेर की विजय और चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ शेष पूरे मेवाड़ पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। 1597 ईस्वी में धनुष बाण की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के पैर में चोट लग गई थी, जिसके कारण फिर उनकी जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में मृत्यु हो गई थी। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया और वहाँ पर खेजड़ बांध के किनारे एक छोटी सी 8 खंभों की छतरी बनाई गई, जो आज भी विद्यमान है और हमें उस महान योद्धा महाराणा प्रताप की याद दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर तक पहुंचा तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने भी प्रताप के बारे में कहा था कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन उनके थे। ये सब साधन, ये बातें दृढ़चित महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्ज्वल रखने वाला
दृढ़ साहस और उन सबको समाप्त करने का साहस किसी में नहीं था। कोई भी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्योज्वल विजय या उसकी अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने पिछोला झील की पाल के महलों में राणा की मृत्यु होना बताया, जबकि महाराणा प्रताप को की मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु ये बांडोली में इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं इनका दाह संस्कार किया गया था। तो महाराणा प्रताप का योगदान क्या है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक महाराणा प्रताप का नाम है, राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय उन्होंने पहाड़ और जंगलों में व्यतीत किया और उन्होंने एक लंबे समय तक अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा अकबर को बार बार छकाया। जंगलों में और पहाड़ों में रहते हुए प्रताप को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा और अकबर के उद्देश्य को निष्फल बना दिया। राणा प्रताप ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को असफल बना दिया और महाराणा प्रताप के धैर्य और साहस ने अकबर को परेशान रखा। अकबर 30 वर्ष के निरंतर प्रयासों के बाद भी प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। यही प्रताप की सबसे बड़ी विजय थी। तो महाराणा प्रताप अपने युग के महान व्यक्ति थे। उनके गुणों के कारण सभी उनका सम्मान करते हैं। सादा जीवन, दयालु स्वभाव के कारण सदैव आदर की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और इसीलिए अकबर ने भी उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए थे। और जो पंक्तियां हमें मिलती हैं उनका आशय यही था कि राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तुमने अपने घोड़े नहीं दगवाए और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सबसे जीत गया। तो राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, साथ साथ क्षत्रिय चित्त उनमें सभी गुण थे और उन्होंने अपने अमर सिंह द्वारा पकड़े गई बेगमों को सम्मानपूर्वक वापस भिजाकर उन्होंने विशाल हृदयता का परिचय दिया था। अकबर की कूटनीतिक चालों का महाराणा प्रताप ने अपने आदर्शों से उत्तर दिया और इसी तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष जीवन पर्यंत तक जारी रखा। उसने अपने शौर्य, उदारता और अच्छे गुणों से जन समुदाय की श्रद्धा अर्जित की और साथ ही प्रताप वीर और साहसी होने के साथ साथ उन्होंने स्थापत्य कला और साहित्य के भी वो प्रेमी थे और उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय भी प्रदान किया था। उनके जीवन काल में यद्यपि युद्ध से कई गांव उजड़ गए थे, उनको उन्होंने व्यवस्थित किया, नवीन भवनों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया। अपनी नवीन राजधानी चावंड को अधिक आकर्षक बनाने का श्रेय प्रताप को दिया जाता है। उसकी राजधानी के भवनों की स्थापत्य कला पर कुंभाकालीन स्थापत्य कला की भी छाप दिखाई देती है। उनके भवनों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था, क्योंकि उसे मुगलों से युद्ध की संभावना बनी रहती थी। तो भवनों को अत्यधिक मजबूत इन्होंने बनाया था। प्रताप के महलों के समीप उसके सामंतों के भवन भी बने हुए थे, यद्यपि आज खंडर अवस्था में हैं। इन भवनों से भी उनके युद्धकालीन जीवन के दृश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। साथ ही स्थापत्य कला में
उनके कठोर जीवन की झांकी भी आसानी से देखी जा सकती है। भवनों में हर स्थान पर बचाव, रक्षा और सुदृढ़ता का विशेष ध्यान दिखाई देता है। उनके महल युद्धकालीन स्थापत्य कला के अनूठे उदाहरण थे। प्रताप ने जो नवीन राजधानी स्थापित की थी वो उनकी शासन व्यवस्था का एक अलग व्यवस्थित ढंग कहा जा सकता है। उनकी शासन व्यवस्था में पारंपरिक और नई परिस्थितियों का उचित सामंजस्य था। उनकी राजधानी में न्याय का समुचित प्रबंध था। प्रताप की राज्य नीति धर्म सहिष्णु थी, जिसमें जाति धर्म आदि का भेदभाव नहीं था। प्रताप ने अपनी राजधानी में व्यापार, वाणिज्य आदि पर विशेष ध्यान दिया था। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक हमें प्रताप के व्यक्तित्व की बात करें तो उनमें जन संगठन की क्षमता पर्याप्त थी। उन्होंने संपूर्ण पहाड़ी भागों में घूम घूम कर कष्ट साध्य जीवन बिताकर प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा बनाए रखा। उन्होंने प्रजा की समस्या को अपनी समस्या माना और प्रजा ने उनको मुगलों से युद्ध करने में पूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार उनमें एक अच्छे सेना नायक के गुणों के साथ साथ अच्छे व्यवस्थापक की विशेषताएं भी थी। और ये सत्य है कि उनको अन्य हिंदू राजाओं का सहयोग नहीं मिल पाया, किंतु उन्होंने अपने सीमित साधनों से ही अकबर जैसी शक्ति से दीर्घकाल तक टक्कर ली। और इसी कारण आज भी प्रताप का नाम असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है।